और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी। लेकिन उसके पहले मैं कई चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आप में से लगभग सारे लोग ऐसे ही हैं जो पहली बार आ रहे हैं आज क्लास में। इसके पहले तो गूगल मीट वगैरह पे हमने बात किया है, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई है मैंने, उसको एज अ रिकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। इसी को मान के चलिए कि ये पहला क्लास ही है आपका। और इंडस्ट्रियल सेफ्टी से शुरू करेंगे हम लोग, जो कि हमारे सिलेबस में सबसे पहला पॉइंट है। लेकिन क्योंकि सब लोग नए हैं तो हम लोग अपना एक स्ट्रैटेजी बना के डिस्कस कर लें कि आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे। अभी से जो आपका समय चलेगा लगभग 5-6 महीने का समय लगेगा, लंबा कोर्स है, अच्छा कोर्स है। तो इसमें पूरा हम लोग क्या क्या प्लान बना करके कैसे कैसे काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें और भी इनपुट्स बताऊंगा कि जैसे इंजीनियर्स का जो लाइफ होता है, इंजीनियर्स के लाइफ में पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क्स, इनका चिंता नहीं करना पड़ता है उस लेवल पे। ये जो चिंताएं हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को करना पड़ता है, ठीक है, कि पॉलिसी क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, उसको ड्रॉबैक्स को दूर करना है। इंजीनियर्स बेसिकली टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि सारे लोग इंजीनियर्स ही आएंगे, तो हो सकता है कि टेक्निकल चीज़ों में आप बहुत अच्छे हों, बहुत एक्सपर्ट हों, लेकिन एट द पॉलिसी के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ये चीज़ें थ्योरेटिकल रूप में ऐसा उसको समझना है, ऐसा उसको पढ़ना है कि जैसे जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो हमारा पहला ही टॉपिक है, इसको लेकर के आप देखेंगे सिलेबस में, पहले सिलेबस में डिस्कस कर देता हूँ क्या है कि इसके अंदर जो टॉपिक्स लिखे हैं कि पॉलिसीज़ एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो क्या है कि हमारे सारे इंजीनियरिंग के पेपर्स में हम लोग लीगल फ्रेमवर्क या पॉलिसीज़, उन सब चीज़ों पे उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चंस जितने भी आएंगे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, लिखने के लिए आएगा उसमें। तो जब वो सब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे तो क्वेश्चंस बनाने का जो स्कोप बनता है इन जगहों से बनता है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज वेर फ्रेम्ड फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है। या व्हाट काइंड ऑफ लीगल फ्रेमवर्क इज एम्प्लॉयड इन सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स टू एंश्योर सेफ्टी, एक ये भी बन सकता है क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स आर फॉलोड इन पावर प्लांट्स और इन XYZ एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आपका सामना होने वाला है। अब क्या है कि ये अगर न्यूमेरिकल होता, सिर्फ न्यूमेरिकल होता तो बहुत सारे लोग उसको सॉल्व भी कर सकते थे। लेकिन क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा और इसके अंदर कंटेंट आपको ऐड करना होगा, तो थोड़ा सा हमें ना थ्योरेटिकल चीज़ों को भी पढ़ना होगा। इसलिए मैं आपको जो टॉपिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, उन टॉपिक्स को उसी के फ्लो में, उसी के फ्लेवर में बताऊँगा जैसा उसको होना चाहिए। क्योंकि अंदर आप देखेंगे ना, ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है खास तरीके से कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी है तो उसके अंदर पढ़ना क्या है। सिर्फ लिख दिया है इवैल्यूएशन कंसेप्ट चाहिए, पॉलिसी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क चाहिए। लेकिन जब आप किताब उठा करके देखेंगे तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक एक बुक बना हुआ है। मतलब इवैल्यूएशन कंसेप्ट लेंगे तो इसके अंदर जो भी इवैल्यूएशन के कंसेप्ट आएंगे अलग अलग, उन सब के पीछे एक एक किताब लिखा है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड एनवायरमेंट या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हैजार्ड एट सेफ्टी, हैजार्ड एट वर्क प्लेस, इनको लेकर कई किताबें लिखी गई हैं। एनवायरनमेंट को लेकर के कई किताबें लिखी गई। तो आखिरकार पढ़ना क्या है इसके अंदर, वही सबसे बड़ा हेडेक है। तो इसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा सारा का सारा क्वेश्चंस जो है इसी वाले सेगमेंट से, मतलब जो भी नोट्स हमारे पास होगा क्लासरूम में, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, सारा एग्जाम में जो क्वेश्चन हो इन्हीं से बन जाए। आगे कुछ भी हम लोग को मोटा मोटा किताब नहीं पढ़ना पड़े, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे पहला यही चीज़ अगर हम लोग को पता नहीं होगा तो आगे हम लोग कैसे काम कर पाएंगे। तो आइए इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए, आज हम लोग फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, जो भी अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टोटल लगभग 14 पोस्ट्स हैं इसके अंदर। हो सकता है आने वाले टाइम में बढ़ाया भी जा सकता है पोस्ट, फिर भी अभी मान के चलिए कि 14 पोस्ट है आपके पास। उसके लिए जो भी एग्ज़ाम हो रही है, एग्ज़ाम का जो लेवल होगा या एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एग्ज़ामिनेशन किस तरह से होगा हमारा। जैसे पहले आपका जो एक 100 नंबर का पेपर दिया हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में एक पेपर होगा 100 नंबर का, उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आएंगे, उसको जनरल हिंदी और इंग्लिश कहते हैं। उसके लिए कोई अलग से आपको विशेष तैयारी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरल हिंदी में एक निबंध, एक व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, माने प्रेसिस राइटिंग, इस तरह की चीज़ें आपको करना पड़ेगा, वो जो कि बहुत सिंपल। अगर आपको बेसिक हिंदी का भी नॉलेज है तो भी आप इसको कर सकते हैं।
और वो 50 नंबर का होगा। फिर इसी तरीके का इंग्लिश का पेपर होगा, एस्से, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिस राइटिंग, ये भी 50 नंबर का पेपर होगा। एंड यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि इट विल बी ओनली ए क्वालिफाइंग पेपर इन विच आउट ऑफ 100 यू हैव टू सिक्योर 30 मार्क्स। तो अगर आपका हिंदी थोड़ा कमजोर है तो इंग्लिश को थोड़ा अच्छा कर लिए, क्योंकि आपको 30 नंबर लाना है। ऐसा नहीं लिखा है कि 15 नंबर इसमें चाहिए, 15 नंबर इसमें चाहिए, एग्जैक्ट वैसा नहीं। 100 नंबर का पेपर है, आपको 30 नंबर लाना है, तो आप आराम से ले आएंगे लैंग्वेज के पेपर में। तो इसका चिंता हम लोग कुछ ना करें, इसको बाद में देखते हैं। ये जो 100 नंबर का पेपर है जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। मेरिट लिस्ट आपका जो 450 नंबर पे बनना है, 200 इंजीनियरिंग का पेपर, 50 नंबर इंटरव्यू उसी पे बनेगा। इन पेपर्स का एडिशन उसमें नहीं होगा। तो हमें इसमें टॉप नहीं करना है, हमें जस्ट क्वालिफाई करना है, मतलब 30 मार्क्स ही लाना है, जो कि बहुत ईजी है। तो इसको छोड़ते हैं। अब इस एग्जाम में जो आपके आगे के पेपर्स आएंगे उनका क्या दिया है, उसके अंदर आएंगे आपको 2 पेपर। पहला है पेपर 1 जो कि इंजीनियरिंग पेपर 1, और दूसरा है पेपर 2 इंजीनियरिंग पेपर 2। दोनों 200 नंबर के हैं, मेरिट लिस्ट में यही काउंट होगा। अगर पेपर 1 के सिलेबस को देखा जाए तो इसके अंदर हमको कंटेंट कैसा दिया है, नंबर्स के साथ दिए हुए हैं, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है या फिर एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाएगा कि एक क्वेश्चन मान लीजिए इवैल्यूएशन कंसेप्ट से 8 नंबर का आ गया, दूसरा कंसेप्ट क्वेश्चन जो है या फिर 4 नंबर का इसमें से आ गया, 8 4 12, और तीसरा क्वेश्चन लीगल फ्रेमवर्क इन सेफ्टी क्या है, तो उससे 12 नंबर का क्वेश्चन, तो 8 4 12 12 24 हो गया, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए ए बी सी, और उसका टोटल संख्या हो गया 20। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, मतलब एक क्वेश्चन के सब पार्ट्स 1A 1B 1C, उससे टोटल संख्या हो जाएगा 20। या फिर एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट्स, वैसे तो नहीं आना चाहिए शॉर्ट नोट्स इस वाले एग्जाम में, ये एग्जाम आपका जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है उसके पैटर्न पे होना चाहिए, या जो सिविल जज होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम होता है उनके पैटर्न पे होना चाहिए जेपीएससी में। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो हम लोग उस केस के लिए भी तैयार होंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि तैयारी करेंगे कि हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों का तैयारी करेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत का जो 1-2 हफ्ता है पहले इसमें का कुछ कंटेंट पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा। फिर इन ये जो टॉपिक्स होंगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें से, उसके ऊपर आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगा, वो असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना भी मैं सिखाऊंगा, असाइनमेंट सॉल्व करके दिखाऊंगा भी आपको शुरू में। फिर उसके लिए मॉडल आंसर देंगे, और जो मॉडल आंसर आपको मिलेगा उस मॉडल आंसर में हर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस दिया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, और एक नहीं 2-2 डायरेक्शंस दिए रहेंगे। तो आपका जो है ना ओवरऑल मेंटोरशिप भी, और क्लासरूम का जो यहाँ पे टीचिंग चल रहा है, साथ में नोट्स, ये सारा कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये मैंने पहले बताना ज़रूरी समझा, ताकि आपको आगे के लिए चिंता का कोई, मैंने एकदम चिंता फिक्र खत्म हो जाए कि हमको अब एक बार आ गए हैं तो कोई टेंशन है नहीं आगे। अब सिर्फ आपको फोकस करना है कि क्लास जो है, मान लीजिए आप डेली नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादातर लोग क्लास कर पाएंगे, है ना। 99% लोग ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं और लाइव जुड़ पाना संभव नहीं है उनके लिए। अगर जुड़ सकते हैं तो बेस्ट रहेगा, ताकि लाइव यहाँ पे डाउट्स क्वेश्चंस हम लोग अपना ये कवर कर पाएँ। अगर लाइव नहीं जुड़ सकते हैं तो भी आप रिकॉर्डिंग देखिए, और नंबर हमने दिया हुआ है आपका, उस नंबर पे आप जब भी कॉल करेंगे बात हो जाएगा आपका। मतलब ये क्लास के बाद 8:30-9 बजे के बाद आप जब भी कॉल करेंगे आपका बात हो जाएगा। जो भी डाउट्स होगा आप वहाँ पर्सनली पूछ सकते हैं, फिर उस डाउट को क्लास में मैं लेकर डिस्कस भी कर सकता हूँ कि ऐसा ऐसा डाउट था, ठीक है। ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। इस जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर का बैच है उसको हम लोग ऐसे ऐसे ख़त्म करेंगे। तो आज पहला क्लास था, हमने आपको बता दिया ये चीज़ें, ठीक है। इसके पहले भी हुआ है क्लासेस, लेकिन उसमें हमने ज़्यादा गूगल मीट पे लोगों से मिलना जुलना वो सब ज़्यादा बातें किया है उसके ऊपर, जो लोग स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्योंकि एक टाइम लग रहा था कि कैसे इसको किया जाए एक थ्रेशोल्ड दे करके। तो आज वो समय है, मान के चलिए ऐसा, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये जो क्लासेस अब चल रही हैं ये सेल्फ रिकॉर्डेड है, ऐप पे अपने आप रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही देखेंगे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको दिखाई देने लगेगा क्लास के 15 से 20 मिनट के बाद। चलिए, तो अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। और सिलेबस कैसा दिया है, बहुत मज़ेदार। जैसे इनके सिलेबस में पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके अंदर दिया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फिर है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, कई तरह के हैजार्ड्स एंड एनवायरनमेंट, उसका इवैल्यूएशन का कंसेप्ट। वो कुछ नहीं है लिखा, तो कि इवैल्यूएशन कंसेप्ट क्या होता है,
कुछ नहीं, कि इवैल्यूएट करना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे होना चाहिए। इसके लिए हमारा क्या अप्रोच होगा पढ़ने के लिए, या कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हमने ऐसा तैयार किया है अपना लेक्चर सिस्टम कि सबसे पहले इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री और फैक्ट्री में अंतर क्या है। जैसे आप देखेंगे ना, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने दिन से ये चीज़ नहीं पता था, इतना बेसिक चीज़ है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं अभी जो जस्ट मैंने बोला कि इंडस्ट्री के और फैक्ट्री के अंदर अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या पूछ दिया, दोनों तो सेम ही चीज़ है। लेकिन दोनों सेम चीज़ नहीं है। इंडस्ट्री होता है एक सेक्टर है, इकोनॉमी का एक सेक्टर है, पूरे अर्थव्यवस्था का एक भाग है, इंडस्ट्री उसको कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर एक अगर आपसे कोई कहे कि कहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, तो एग्जैक्ट प्लेस नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरे देश में हो रहा है वो। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का एक सेक्टर होता है, इंडस्ट्री इकोनॉमी का एक सेक्टर होता है। लेकिन फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, कि ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो ये जिस जगह पे उपलब्ध हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, वही फैक्ट्री कहलाएगा। तो फैक्ट्री तो ब्रिटिश भी बनाते थे, यहाँ पर आए थे जब वो 1608 के आसपास में, उन्होंने भी अपना फैक्ट्रीज बनाया, बहुत बेसिक फैक्ट्री। फिर बड़ी फैक्ट्री बनाने की कोशिश किया, वो सारी चीज़ें हुई, कई तरह का फैक्ट्री। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, इंडस्ट्री को पहले समझेंगे, फिर कितने टाइप का इंडस्ट्रीज हो सकता है, उसके अंदर अपना जो एक्यूपेशनल हैजार्ड होगा, या फिर मान लीजिए उसके अंदर सेफ्टी कंसर्न्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के इंडस्ट्री में सेफ्टी कंसर्न्स अलग होते हैं, रिफाइनरीज में सेफ्टी कंसर्न्स अलग होते हैं, बॉयलर्स में सेफ्टी कंसर्न्स अलग होते हैं। बाकी और केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं, केमिकल प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जैसे RCF है आपका चेंबूर में, मुंबई में, तो उन सब के राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, उन सब के अंदर जो सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं वो अलग अलग लेवल्स पे वैरी कर सकते हैं। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले हमने इंडस्ट्री को समझा, इंडस्ट्री के अंदर सेफ्टी के एक ओवरऑल सेफ्टी का क्या नॉर्म्स है उसको समझा, कौन कौन से कोड्स हैं, कौन कौन से एक्ट हैं, रेगुलेशंस हैं जो इनको गाइड करते हैं, वो समझेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसके अंदर स्पेशल अगर कुछ लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड में ये चीज़ होना चाहिए, तो उसको एज अ केस स्टडी, और कहाँ कहाँ वैसा वैसा हादसा हुआ है इंडस्ट्री में जहाँ पे सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, उसके वजह से वहाँ पे हादसा हुआ और कई तरह के लोग फैटल हुए या फिर घायल हुए, जो भी चीज़ें। और जब वो हादसा हुआ तो उसके बाद इंक्वायरीज हुई, उसके बाद कैसा रेगुलेशंस में चेंजेस किया गया। तो हम लोग इसको ऐसा ओवरऑल कवरेज रखेंगे कि इसके अंदर कुछ भी पूछ ले, ये टॉपिक जो है आराम से हमारा हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या कंसर्न्स हो सकती है, जैसे मान लीजिए हैजार्डस वेस्ट है। हैजार्डस वेस्ट का मतलब है ऐसा कचरा या फिर ऐसा चीज़ इंडस्ट्री के अंदर जो बनता है या यूज़ होता है, वो फ्यूचर में कभी खतरा बन सकता है। हैजार्ड का मतलब वो अभी ऐसा नहीं है कि वो फैटल कर देगा, हैजार्ड ये है कि वो खतरनाक चीज़ है, फ्यूचर में कभी वो खतरा बन सकती है अगर उसको ठीक तरीके से माने एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो। जैसे कोई केमिकल है, अब केमिकल क्या है, हमेशा के लिए खतरा है, हैजार्ड है, लेकिन जब वो गलत तरीके से यूज़ होगा या गलत तरीके से एनवायरनमेंट में एक्सपोजर हो जाएगा, तभी जाकर के वो खतरा बनता है। तो हैजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए, वैसी इंडस्ट्रीज़ को देखना चाहिए। तो एनवायरनमेंट में अगर वो आ जाए तो क्या क्या होगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है, ये सारा कुछ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो कुछ इस तरह से कवर होगा, आसान है, और हम लोग पहले ही वाले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा फिर हम लोग प्रोसेस सेफ्टी, क्योंकि पेपर 1 में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन या फिर जो चीज़ें हैं सेफ्टी से जुड़ा हुआ चीज़ें ज़्यादा है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो होता है, असल में ये जो रोल होती है कि कभी फैक्ट्री में मान लीजिए दुर्घटना हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, वहाँ से इनका रोल शुरू होता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स का। इंक्वायरीज़ करना है, ये सब चीज़ें कंडक्ट करनी है। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर को सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है सेफ्टी, क्या होता है अगर सेफ्टी फॉलो ना किया जाए, सेफ्टी के नॉर्म कैसे होते हैं। मान लीजिए अचानक से उसका विजिट है फैक्ट्री इंस्पेक्टर का किसी प्लांट में, और फैक्ट्री इंस्पेक्टर को किसी चीज़ का आइडिया नहीं क्या होता है। अब उसके आंखों के सामने 4-5 एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो अनसेफ है, कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, कोई मान लीजिए हार्मफुल वो उसके अंदर केमिकल है, वो ड्रम को ओपनली बिना हैंड ग्लव्स के ही वो मूवमेंट करा के ले जा रहा है, कि उसका वही मूवमेंट होता है। कोई है जो वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग करते समय कुछ शील्ड वगैरह नहीं लगाया है, जो भी चीज़ें आप देखो, कोई PPE नहीं पहन के आया है। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर का ये होना चाहिए, उसका दबदबा ऐसा होना चाहिए कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर अगर घूमे, वो तो दूर से 500 मीटर दूर से किसी आदमी को देखते ही समझ जाए कि देखो ऐसा हो रहा है, तब जाके आप चमकाएंगे वहाँ प्लांट के अंदर में।
तब जाके आपका वजन बनेगा जब आप किसी अधिकारी को वहाँ बोलेंगे, क्योंकि आप रहेंगे गवर्नमेंट, फैक्ट्री इंस्पेक्टर होगा गवर्नमेंट के साइड से, वो प्लांट का ऑफिसर नहीं है। सरकार के तरफ से वो जाएगा प्लांट के अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में, और वहाँ जाकर के इंश्योर करेगा कि जो भी फैक्ट्री का मालिक है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पीएसयू हो, कोई भी हो फैक्ट्री का मालिक, प्राइवेट ही क्यों नहीं हो, जो भी फैक्ट्री का ऑनर है वो ये इंश्योर करे कि उसके फैक्ट्री फ्लोर पे हर चीज़ सेफ्टी से हो रहा है। और अगर आप मान लीजिए एज अ फैक्ट्री इंस्पेक्टर आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप जाके करिएगा क्या वहाँ पर? आपके सामने 4 लोगों ड्रम लुढ़का के ले गया, ऑक्सीजन का सिलेंडर खींच के ले गया, आप चुपचाप खड़े रहे और सब लोग ये जान जाएंगे कि उसको आता कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे एग्जाम पास कर गया लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो इन एग्जाम्स में रिटन फॉर्मेट में हमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा लिखनी पड़ती हैं, जो हमने देखा, जो मैंने एग्जाम्पल्स दिया एज इट इज़ आप ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम्पल्स, कि फैक्ट्री फ्लोर में जो टीएनपी होता है, टूल्स वगैरह, उसका हैंडलिंग ठीक से नहीं किया जाता है। और इंडिया के अंदर क्योंकि कमी है, रिसोर्सेज बहुत कम है, आप देखेंगे कि एक एक ग्राइंडिंग मशीन लेकर के 3-3 जगहों पे वो ग्राइंडर जाके ग्राइंडिंग कर रहा है, कभी वहाँ के जॉब पे ग्राइंडिंग करके आ रहा है, कभी यहाँ के जॉब पे ग्राइंडिंग कर रहा है, कभी यहाँ कर रहा है, कभी ये सिलेंडर खत्म है एलपीजी का, मान लीजिए सिलेंडर लाना है तो लाने का कोई व्यवस्था नहीं है, खींच के लाएंगे उसको सिलेंडर को। बहुत चीज़ों का कमी है। बाहर जो लिफ्ट इरेक्शन में लगाया गया था, लिफ्ट के समय उसका ग्रीसिंग कई दिनों तक नहीं हुआ है, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो ये काम वहाँ जो नियुक्त हुआ सेफ्टी इंस्पेक्टर है उसका है जिम्मेवारी, ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर का जिम्मेवारी नहीं है कि प्लांट के डे टू डे लाइफ में जाकर के वो इंस्पेक्ट करे, नहीं कर सकता है वो। फैक्ट्री इंस्पेक्टर अचानक जाता है, वो एक दिन में जाता है, कभी 6 महीने पे एक बार जाता है, 3 महीने पे एक बार जाता है, या ज़्यादातर केसेस में जब कुछ फैटल दुर्घटनाएं होती तब जाता है वो, और इसीलिए उसको नॉलेज होना जरूरी है। ऊपर के 3-4 पॉइंट जो आप यहाँ देखेंगे ना, ये सब जुड़े हुए हैं सेफ्टी से ही। जैसे देखिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है यहाँ पे लिखा है, और फिर एज अ सेपरेट टॉपिक यहाँ पर दे दिया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इंजीनियरिंग डिजाइन, क्योंकि प्रोसेस का सेफ्टी, सिस्टम सेफ्टी, ये सब इसी के सब कंपोनेंट्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब यहाँ एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा सब चीज़ों का, और उसके बाद एक एक करके आप थोड़ा सा माने स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है, उसमें क्या है। और मैं आपको कोशिश ये करूँगा कि पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाए, पूरा रेंज पढ़ाया जाए आपको, कि बॉयलर में ये होगा, इसमें केमिकल फैक्ट्री में ये होगा, ऐसे करके एक रेंज बना के मैं आपको हर चीज़ का कवरेज कराऊं, ताकि आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, आराम से चलेंगे, लेकिन एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को बारीकी से कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी वक्त है, आराम से 5-6 महीने का टाइम है आपके पास, इसके पहले एग्जाम होने का चांस ही नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमने देखा, क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट, कंसिक्वेंस एनालिसिस, डैमेज मॉडलिंग, FTAT, अनसर्टेनिटी इन रिस्क असेसमेंट, डिस्पर्सन मॉडल, सोर्स मॉडल, ये सारा कुछ जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए काम आती है, मैंने असेसमेंट करने के लिए कि ये जो मान लीजिए आप काम जो करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे किसी चीज़ का इक्विपमेंट का वहाँ पे कमीशनिंग होना है, या इक्विपमेंट का मान लीजिए वहाँ पर इरेक्शन होना है, कि एक बड़ा सा इक्विपमेंट आया 300 टन का इक्विपमेंट उठ के वहाँ पे लगेगा, उसका बोल्टिंग होना है, वो होना है, वो होना है, तो असेसमेंट करना है। ये प्रोसेस आज क्योंकि आराम से हो रही है, क्योंकि सदियों से ये प्रोसेस काम किया जा रहा है। क्रेन्स हम लोग के पास सदियों से, हमको पता है कि क्रेन का ये लोड होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, हम उसको उठाते हैं, बूम का एक्सटेंशन इतना होना चाहिए, लेकिन ये काम बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन जब पहली बार शुरू में ये करना शुरू हुआ होगा तो इसका असेसमेंट किया होगा। तो इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर हमेशा, क्योंकि इवॉल्व होते रहते हैं हम लोग, हमेशा नया इक्विपमेंट, नया मशीन आता रहता है, प्रोसेस चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, तो हर वक्त असेसमेंट करते रहना ज़रूरी होता है कि ये जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोसेस आउटडेटेड हो चुका है, और खासकर अब ये एडवांस मशीनरी है, ये इसके साथ नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे जैसे मशीनरी एडवांस होगी, प्रोसेस एडवांस होगा, हर चीज़ उसी तरीके से इवॉल्व करेगी। तो असेसमेंट करना, उसके लिए जो टूल्स आते हैं उनको यूज़ करना भी आना चाहिए। जो भी यहाँ ज़रूरत होगी उसको हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोसेस सेफ्टी वही सेम चीज़ है जो जुड़ा हुआ, सेम चीज़ नहीं है, मैंने उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक्सटेंशन, कि जो प्रोसेस भी किया गया वो भी सेफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई केमिकल प्रिपेयर हो रहा था, अल्टीमेटली क्या है कि उस केमिकल के अंदर कई तरह के एसिड्स मिलने थे और एक फाइनल प्रोडक्ट बनना था। या फिर मान लीजिए कोई दूसरा मशीन बन रहा है, उसका क्या है, पेंटिंग का काम चलना है, तो एसिड क्लीनिंग होना है, बहुत तरह का चीज़ होना है उसके ऊपर। अगर प्रोसेस ही ऐसा बना दिया गया कि पहले वो क्लीनिंग करेंगे, बाद में इसको एसिड से धोएंगे, ब्लास्ट हो गया,
तो प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन कि वर्कफ्लो कैसा होना चाहिए, पहले प्रोसेस ए होना चाहिए, उसके बाद बी पे मशीनिंग होना चाहिए, सी पे क्लीनिंग होना चाहिए, डी पे फाइनल पेंटिंग होना चाहिए। ये प्रोसेस का जो यहाँ पे सेग्रीगेशन है वो प्रॉपर तरीके से करना आना चाहिए। तो प्रोसेस का सेफ्टी, जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसमें कितना सेफ्टी है ना। मशीन्स जा रही हैं, असेंबली लाइन लगा हुआ है, यहाँ से वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक कार असेंबली लाइन पे लोडेड है, अब वो वहाँ गई तो उसमें मान लीजिए 50 बोल्ट लगने हैं, वहाँ से आगे गई तो उसके अंदर 20 बोल्ट लगने हैं। अब असेंबली लाइन का रफ्तार इतना तेज है कि वो 50 बोल्ट लगाने के लिए वर्कर परेशान हो गया। कोई भी वर्कर जो है प्रैक्टिकली 50 बोल्ट्स उतने कम टाइम में नहीं लगा सकता असेंबली लाइन के ऊपर। अगर उस पर दबाव डाला गया तो दुर्घटना हो सकता है। तो वो इंश्योर करना फैक्ट्री इंस्पेक्टर का काम है कि इसको सफिशिएंट टाइम मिले इस चीज़ के ऊपर, है ना। फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, फैक्ट्री वाले जल्दी प्रोडक्शन करने के चक्कर में उन पे दबाव डालेंगे कि तुम बैठा रहता है, तुम काम नहीं करता है, तुम वो नहीं करता है, ये सब तो वो बोलते हैं हर आदमी को। लेकिन आदमी अपने एफिशिएंसी के हिसाब से उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस में फिट बैठना चाहिए, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा कि वो प्रोसेस फिट बैठना चाहिए आदमी के ऊपर, कि ऐसा नहीं कि एक सुपरफिशियल प्रोसेस बनाया हमने, कुछ काम ही उसके अंदर नहीं हो पा रहा है प्रैक्टिकल चीज़। बहुत सारी चीज़ें यहाँ जिक्र होगा, मैं आपको एक एक करके लेके चलूँगा। इंजीनियरिंग डिज़ाइन कि डिज़ाइन ऐसा हो कि सेफ्टी होना चाहिए उसके अंदर, ये नहीं कि आपने कुछ बनाया कोलैप्स कर गया कल को, है ना। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के डिज़ाइन के अंदर में ज़्यादातर आप देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, कहीं कहीं कंक्रीट स्ट्रक्चर, ज़्यादातर रिफाइनरी के अंदर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, स्टील पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। और स्टील स्ट्रक्चर अगर लगा भी तो उसके ऊपर फायर प्रूफिंग किया जाता है, मतलब अगर आप बाहर से देखेंगे तो वो लगेगा कि देख करके कि कंक्रीट स्ट्रक्चर है, लेकिन वो फायर प्रूफिंग का मटेरियल है जो बीम्स के ऊपर लगा हुआ है या कॉलम्स के ऊपर लगा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि सेफ्टी होना चाहिए, वो होना चाहिए। छोटा छोटा चीज़, जैसे आप मान लीजिए ना कि ये कहीं पे देखेंगे कि अक्सर बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, और उस बहुत बड़े एरिया का बाउंड्री होना है, एनक्लोजर वॉल बनना है, तो बाउंड्री डिज़ाइन के पीछे भी बहुत सारा इंजीनियरिंग होता है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बाउंड्री बनाते हैं, वो बाउंड्री बार बार टूटता रहता है, क्योंकि अगर इतने बड़ो माने 2 एकड़ के या 10 एकड़ के एरिया में मान लीजिए बारिश हुआ और 2 इंच पानी आ गया बारिश की वजह से उस पूरे क्षेत्र में, उस 2 इंच पानी से उस पूरे बाउंड्री वॉल पे इतना दबाव पड़ेगा कि कोलैप्स कर जाएगा। तो ब्रेसिंग्स प्रॉपर दिया है कि नहीं, वो चीज़ें दी हैं कि नहीं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला छोटा चीज़, उसको आप अप्लाई कीजिए बड़े चीज़ों पे जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे इंडस्ट्री के अंदर में या प्लांट्स के अंदर में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ इंजीनियरिंग डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन तो हम लोग बनाते भी थे फर्स्ट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर दोनों में है, फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में मेरे ख्याल से 2 जगहों पे, और 5th सेमेस्टर में भी होता था इंजीनियरिंग में। फिर आएगा यहाँ से लेबर का वेलफेयर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ तो समझ गए, वो पहला ही वाले टॉपिक का यहाँ एडवांस वर्जन है। लेबर का वेलफेयर, अब देखिए फिर से यहाँ से मुद्दा जो है वो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टाइप का होने लगेगा या थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होने लगेगा, क्योंकि जब से ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर के जॉब का शुरुआत हुआ है ब्रिटिश के ज़माने से, ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर के आए 18th सेंचुरी में, मिड ऑफ 18th सेंचुरी से शुरू हुआ और 19th सेंचुरी तक चला। तो जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, पहले ब्रिटेन में ही आया, बाद में फ्रांस में आया, जर्मनी में आया, जापान में आया, सोवियत रशिया में आया, हर जगह आया ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो वहाँ पर क्या था, जो गवर्नमेंट होती थी ब्रिटेन की, क्योंकि ज़्यादातर ये सब जो कंट्रीज़ है ना कैपिटलिस्ट है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, वहाँ पर सरकार ज़्यादा दखल नहीं देती है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब भी इन जगहों पे कुछ फैक्ट्रीज वगैरह बने तो वहाँ पर सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने साइड से एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया, ताकि तुम जाओ और ये इंश्योर करो कि क्या कोई ऐसा मालिक तो नहीं है जो बच्चों से, छोटे बच्चों से काम करा रहा है, क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर में ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन होता था। छोटे बच्चों को 16 घंटे काम कराते थे, पैसा भी नहीं देते थे। प्रेग्नेंट विमेन को भी मजबूर करते थे कि तुम काम कर रहे हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैं बात कर रहा हूँ। और इंग्लैंड के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा स्लम बना। तो फैक्ट्री फ्लोर पे सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे जब मजबूत होने लगा ना कानून की, उनको अधिकार मिलने लगा, 1830s का रिफॉर्म्स एक्ट वगैरह आ गया, तो कानून माने लेबर्स के लिए जब मजबूती आने लगी, लेबर यूनियन वगैरह बनना शुरू हो गया, तब वहाँ पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स आ गए। अब शुरू में फैक्ट्री इंस्पेक्टर फैक्ट्री के सेफ्टी को भी देखता था और लेबर के सेफ्टी को भी देखता था, और ज़्यादा उसका फोकस लेबर का ही सेफ्टी हुआ करता था, क्योंकि मशीनें वैसा बल्कि नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे जब ऐसा होने लगा ना कि एक टाइम आने के बाद लेबर्स का संख्या बढ़ गया, या फिर लेबर्स का डोमेन ही अलग है, ज़्यादा लॉज बन गया लेबर्स के ऊपर, रेगुलेशंस बन गया,
तो लेबर इंस्पेक्टर के रोल को अलग कर दिया गया फैक्ट्री इंस्पेक्टर के रोल से। और फैक्ट्री जो है अब वो इंस्पेक्टर इंडस्ट्री के प्लांट के सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा या प्रोसेस के सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगा, और फिर जो ये लेबर इंस्पेक्टर था ये लेबर्स को देखने लगा। हमारे देश में भी क्योंकि ब्रिटिश ने ही शासन किया, ब्रिटिश का ही सब कुछ रहा यहाँ पर, तो उन्हीं का एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है कि लेबर इंस्पेक्टर अलग है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर अलग है। लेकिन उन दोनों को अगर लेबर इंस्पेक्टर के लिए भी कुछ इस तरह का वैकेंसी आए तो वहाँ भी सिलेबस मोटा मोटा बहुत सारा ओवरलैपिंग चीज़ें होंगी। तो आपको लेबर का वेलफेयर, लेबर से जुड़े हुए लॉ, फैक्ट्री से जुड़े हुए लॉ जो लेबर के लिए बनाए गए हैं, उन सब का जानकारी होना चाहिए। करंट अफेयर में हाल फिलहाल में कौन से लॉ चल रहे हैं लेबर्स के लिए, जो माने इंडिया के अंदर हर स्टेट में या ज़्यादातर जगहों पे सेंट्रल लेवल पे जैसे भी उसका लॉ चल रहा होगा, उन सारे लॉज का आइडिया होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट्स के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, लेबर लॉ के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया, इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए लेबर वेलफेयर से जुड़ा हुआ। तो एमेनिटीज़ एंड देयर मेंटेनेंस, ये लिखा तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन हम लोग इसके पीछे का आसपास का सारी चीज़ें जानेंगे। जो नहीं भी लिखता है उसको भी हमें जानना है यहाँ, है ना। जेपीएससी ऐसा नहीं कि वो लिख दिया यहाँ पर, वो तो बोल देगा कि हम लेबर वेलफेयर तो लिख दिए थे भैया। अब लेबर वेलफेयर तो शुरुआत ही होता है लेबर लॉ से, तो ये आपने क्यों नहीं पढ़ा? आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया है। वो उन्होंने लिखा ही सिलेबस है, क्योंकि कॉपी पेस्ट है ये सिलेबस, ये कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट है। ज़्यादा चांस है वो साउथ में कहीं पे इस तरह का एग्जाम्स होता रहता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वहीं का कहीं का कॉपी पेस्ट उठाया हुआ है। ये लोग अपना उतना रिसर्च नहीं करते हैं। तो ये जहाँ का भी कॉपी पेस्ट होगा उसके अंदर हो सकता है डिटेल में लिखा है, इन्होंने शॉर्टकट कर दिया उसको, समराइज, तो कोर डिटेल्स नहीं दिख रहे हैं उसके अंदर में। फिर आएगा पेपर 2 जिसके अंदर सिस्टम रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, सेफ्टी, घूम फिर के फिर सेफ्टी। अर्गोनॉमिक्स, प्लांट के अंदर में अर्गोनॉमिक्स मतलब कि कितने ईजी हैंडलिंग है किसी भी चीज़ का। जैसे मान लीजिए कि जापानी कंपनी कुछ बनाएगी, जापानीज़ किसी भी इक्विपमेंट को बनाते हैं उसको तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, लेकिन अमेरिकन बनाएंगे, मान लीजिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी थोड़ा सिंपलिस्टिक बनाएगी, उसको सिंपल बनाएगी। तो ये फ़र्क हो जाता है अर्गोनॉमिक्स का। अर्गोनॉमिक मतलब कितने आराम से उसको ऑपरेट किया जा सकता है ना। आपने जो मशीन बनाया या जो प्रोसेस बनाया है वो प्रोसेस कितना यूज़र फ्रेंडली है, वो देखने के लिए अर्गोनॉमिक्स पे चर्चा की जाती है। तो उसी तरह अर्गोनॉमिक्स, सिस्टम सेफ्टी, एंथ्रोपोमेट्री, मतलब एंथ्रोपोमेट्री ह्यूमन से जुड़ा हुआ, कि जैसे ह्यूमन एक्शन, जैसे मान लीजिए आप कभी प्लांट विजिट करेंगे तो उसको देखिएगा कि लेबर का जो बॉडी मूवमेंट हो रहा है वो एक खास तरीके से होता है, कि वो पहले ऐसे जाएगा, यहाँ से मशीन से उठाएगा माल, फिर इधर वो डालेगा, शिफ्ट करेगा, मान लीजिए टूल्स के ऊपर डालेगा, उसका मिलिंग होगा, कटिंग होगा, वहाँ से फिर उसको शिफ्ट करेगा उधर। अब आपने क्या किया है कि आपने जो सिस्टम बनाया है कि लेबर को यहाँ से उठा करके ना एक पूरा सर्कल काट के फिर इधर आना पड़ रहा है मशीन पे, तो वो अर्गोनॉमिक डिज़ाइन नहीं माना जाएगा। तो जब एंथ्रोपोमेट्री होगा, जब मेजरमेंट किया जाएगा टाइम का, एफर्ट का, तो पता चलेगा कि इसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा लग रहा है इस प्रोसेस में, और इसको कम एफर्ट में भी काम किया जा सकता था। तो इस तरह की चीज़ें इस वाले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस पूरे सेगमेंट में देखने को मिलेगा। सिस्टम कैसा बनाया, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, फॉल्ट डायग्नोसिस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसका जो मान लीजिए सीएनसी मशीन है ना, सीएनसी मशीन क्या कर सकती है, ऑटोमेटिक, उसके अंदर जी कोड्स, एम कोड्स होते हैं, वो कटिंग कर सकती है। या 3D प्रिंटर है, 3D प्रिंटर में आपने क्या किया, कोड डालने का व्यवस्था की, वो सब कुछ हुआ। अब आपने सेट किया कि हम एक पिरामिड बनाएंगे, माने एक पिरामिड कल्पना कर लीजिए, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, एक पिरामिड बनाएंगे और वो 3D प्रिंटिंग करेंगे उसका। अब वही तीनों डायरेक्शन में, तीनों एक्सिस का कोड उसके अंदर डाला रहेगा, किस एक्सिस में कितना मूवमेंट करना है वो बनता रहेगा वहाँ पर। अब क्या है कि पिरामिड के जगह पे स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया। अब आपने गए डायग्नोसिस किया अपने सिस्टम का, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या फॉल्ट है, क्योंकि जब ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया था उस समय फॉल्ट मैकेनिज्म के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया गया था। सिस्टम जो हमारा होता है, विंडोज़ होता है, कंप्यूटर होता है, आप देखिएगा ये कितने एडवांस मशीन्स हैं कि मान लीजिए ये आप सिस्टम में है ना, उसका फ़ैन का कनेक्शन निकाल के देखिए, ये जो लैपटॉप है आपका जिसके अंदर फ़ैन चल रहा है एग्जॉस्ट का, उसका कनेक्शन खाली निकाल दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो तुरंत ये लैपटॉप डिटेक्ट करेगा फ़ैन नहीं चल रहा है, तो आपको कमांड देगा, क्योंकि कंट्रोल में तो आप ही का रहेगा, वो अपने मन से तो कुछ करेगा नहीं, आपको बता देगा फ़ैन नहीं चल रहा है, इसके वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। आपका लैपटॉप डेड हो सकता है, ये मेमोरी उड़ सकती है, जो मदरबोर्ड है वो उड़ सकता है। लेकिन अगर आप जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी टास्क है तो कर लीजिए, लेकिन फ़ैन तुरंत मतलब ये हो सकता है।
और अगर आपने कोई बटन नहीं दबाया तो आप देखिएगा 20 सेकंड 40 सेकंड के बाद अपने आप कंप्यूटर खुद को ऑफ कर लेगा। ये सब मैकेनिज्म बनाना पड़ता है जिससे आपने जो इक्विपमेंट बनाया, हजारों का या लाखों का, करोड़ों का इक्विपमेंट जो बनेगा, ये इक्विपमेंट प्रोटेक्शन हो पाए उसमें। यह है सिस्टम डिज़ाइन सेफ्टी। अब आपने क्या किया, वो 3D प्रिंटर में फॉल्ट के लिए जगह ही नहीं था, कोई कोडिंग किया ही हुआ नहीं था कि भैया एरर आएगा तो पॉप होना चाहिए ये वाला मैसेज कि ऐसा ऐसा एरर आ रहा है, जो एक्स डायरेक्शन में जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है उधर, या ज़्यादा जा रहा है वो। ठीक है, तो एरर को समझाने के इसका कोडिंग अलग से करना चाहिए उसके अंदर में। और इस सब के लिए तो खैर AI है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, वो खुद ही उसको जजमेंट बना लेगा, खुद अपना रीकोड रीप्रोग्राम कर लेगा अपने पूरे सिस्टम को कि हम गलत जा रहे थे, अब इसको सही कर लेते हैं। या आपने पकड़ लिया, बोला कि आप गलत जा रहे थे और एक ही बार उसको कोड लिखा ना कि इसको तुम खुद ठीक कर लो, इंग्लिश में लिख दिया आपने। AI इतना पावरफुल है, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी चल रहा है AI में चल रहा है। आपने AI में सिर्फ लिख दिया कि भैया ये जो कोड हमने डाला था ये लग रहा है गलत है, G कोड M कोड, आप एक काम कीजिए पिरामिड बनाइए और इसको ठीक से कीजिए। बार बार ये इंश्योर कीजिए कि एक डॉट भी अगर कहीं बाहर डाल दिया तो दोबारा ये मशीन शुरू से स्टार्ट से होना चाहिए। अब AI में आपने लिखा इंग्लिश में, AI में टोकन्स जनरेट होता है, वो कई पैरामीटर्स पे अपने आप को टेस्ट करता है, वो जा करके बार बार ये चीज़ें अपने कोड में सुधार कर करके आपको फाइनल आउटपुट देगा। आजकल ये ज़माना आ चुका है। चलिए खैर इस पे बात करेंगे डिटेल में विस्तार से, अभी मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, नहीं तो हम लोग शुरू ही नहीं कर पाएंगे आज इंडस्ट्रियल सेफ्टी। खैर अर्गोनॉमिक सिस्टम सेफ्टी, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। सेफ्टी का मैनेजमेंट क्या है, वर्क का एनवायरनमेंट क्या है, एक्सीडेंट एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, बिहेवियरल सेफ्टी, हर तरह का सेफ्टी होता है। बिहेवियरल, अब होली आ गया, मान लीजिए प्लांट में लोग अक्सर होली वगैरह खेलते हैं, अब वहाँ पे किसी ने रंग पड़ाया, सामने वाले ने गाली दे दिया, इसने थप्पड़ चला दिया, मारपीट हो गया, इस तरह का डिस्प्यूट्स भी होता है। बिहेवियरल सेफ्टी भी होना चाहिए। बॉयलर के ऊपर मान लीजिए 100 मीटर पे दो लोग मारपीट कर लिए, दोनों नीचे गिर गए, दोनों मर गए, गलती किसका, पकड़ाएगा कौन? तो ये सब जो है इश्यूज बिहेवियरल सेफ्टी, वैसी बातें भी यहाँ पे करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। वेस्ट एंड एफ्लुएंट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वेस्ट, कितने टाइप का होता है, और इसमें हम लोग एनवायरनमेंट का कंसेप्ट भी लगाएंगे कि ये जो हम लोग पॉइंट सोर्सेज यहाँ से निकलेगा। एनवायरनमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन के लिए ना पॉइंट सोर्स होते हैं, उसके लिए और भी दूसरे नॉन पॉइंट सोर्सेज भी होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर से अगर कोई वेस्ट निकलता है तो अक्सर वो पॉइंट सोर्स कहा जाता है कि एक खास पॉइंट से वो इंडस्ट्री का कचरा पानी में आ रहा है या फिर वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, समुद्र में जहाँ भी जा रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए रेगुलेशंस बनाना ईजी है। EPA सिर्फ उसी को कंसिडर, EPA मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, सिर्फ उसको कंसिडर करती है। तो हम लोग उस कंटेक्स्ट में भी इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, हर चीज़ को कवर करेंगे। तो आपको मैंने यही समझाने का प्रयास किया कि आपका जो ये सिलेबस है कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हाँ, लेकिन ये है कि सिलेबस डाइवर्स है और हर टॉपिक के अंदर से क्या आएगा नहीं लिखा है, वही एक चैलेंज बनता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, उसको आराम से हम लोग ओवरकम करेंगे। और आज शुरू करेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ही पहले बताऊंगा आपको, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे चलेंगे, शुरू में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो आइए शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना, बहुत आसानी से, जहाँ भी डाउट हो वहीं पे रोक करके आप आराम से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का क्या मामला है, इसका अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि शुरू में जब इंडस्ट्रीज़ आई थी, मैं इंडस्ट्रीज़ का बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इकोनॉमी का सेक्टर जहाँ पर किसी न किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर उनका सेल होता है, वो सब ये इंडस्ट्री की खासियत है ना। ये इकोनॉमी का अपना एक सेक्टर है। इकोनॉमी में एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, वो नॉन इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, नेचर जिस चीज़ को हम लोग को दे देती है उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, हम लोग सिर्फ बीज लगाते हैं। वी डोंट मैन्युफैक्चर इन एग्रीकल्चर। माइनिंग हो गया, तो माइनिंग में नेचर जो हम लोगों को देती है हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ करते हैं, इसलिए उसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, वो इंडस्ट्री वाला सेक्टर नहीं। तो इकोनॉमी के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर जो सेक्टर जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्री का सेक्टर कहते हैं। तो इंडस्ट्री समझ गए, बहुत बेसिक चीज़। अब ये जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होगी वहाँ पे कई तरह का अपैरेटस, कई तरह का मशीन्स होगा, तो उससे बचने के लिए या जो प्रोसेस होंगे उसमें थोड़ा PPE किट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब चीज़ों का पढ़ाई यहाँ पे हम लोग करने वाले इंडस्ट्रियल सेफ्टी में।
तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी कई स्टेजेस में आया है ना। ये सेफ्टी का कंसेप्ट ही कई स्टेजेस में आया। जैसे अगर आप शुरुआत के दिन देखेंगे, शुरुआत के दिन का मतलब वही 1750s का, और इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज पहली बार लगी, उस समय कोई सेफ्टी को लेकर के बहुत बड़ा चर्चा नहीं हुआ करता था। सेफ्टी का मतलब ये होता था कि जो ह्यूमन राइट्स है लोगों का वायलेट ना हो, यही ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न हुआ करता था। प्रोडक्ट डिले ना हो, ह्यूमंस लोग ज़्यादा ये नहीं मरे, क्योंकि वो समय ऐसा था ना जब ह्यूमन राइट्स के बारे में, लेबर लॉज के बारे में उतना बातें नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि जो लोग नियम कानून बनाने वाले लोग थे वो सारे के सारे लैंड लॉर्ड्स थे, वो सारे खुद ही बिजनेसमैन थे। जैसे ब्रिटेन की ही बात करें तो ब्रिटेन में जब शुरुआत माने स्टार्टिंग के जो फैक्ट्रीज बनना शुरू हुए, उस समय जो लोग सत्ता में बैठे हुए थे, उस समय जो लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे थे, वो सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो अपना अपना ज़मीन खाली करा करके उसमें से लोगों को भगा करके बड़े बड़े लैंड पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग कराते थे। उसके जो प्रॉफिट होता था उससे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज खोलते थे, वहाँ उन्हीं लेबर को लगा देते थे। उस तरह के लोग होते थे। तो वो कभी भी आम लोगों को, लेबर्स को उतना अधिकार वगैरह नहीं देंगे ना। तो जो शुरुआत के जनरेशन के फैक्ट्रीज रहे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे, बड़ा बेसिक चीज़ें रही, उसके अंदर कोई भी सेफ्टी नहीं। फिर सेकेंड जनरेशन के फैक्ट्रीज आए, वहाँ धीरे धीरे सेफ्टी का कंसेप्ट आया। थर्ड जनरेशन में और ज़्यादा सेफ्टी, फोर्थ जनरेशन में और भी ज़्यादा सेफ्टी। मेरे पीछे जो आपको एक तस्वीर दिख रहा है, जो इसके पीछे है ब्लर करके, उसके अंदर आप देखिए हेलमेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं लोग, मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इनको क्या कहते हैं? ये सब सारे के सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, पीपीईज है, प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। बॉयलर के अंदर जाएंगे तो जंपर सूट पहन के, बॉयलर सूट जिसको कहते हैं, वो पहन के जाएंगे। रिफाइनरी के अंदर है तो कोई भी चीज़ छूने से पहले हैंड ग्लव्स का यूज़ करेंगे। कोई भी ऐसा चीज़ कर रहे हैं उसके पीछे वो चीज़ें यूज़ करेंगे, सेफ्टी शू का यूज़ करेंगे। ये सारे के सारे चीज़ें जो है पीपीईज का काम करती हैं। तो ये जो है आज का जो मॉडर्न फैक्ट्रीज है, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा मैन पावर काम करता है, इसी वजह से यहाँ पर सेफ्टी का कंसेप्ट ज़्यादा आ गया है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है उसको समझें, और इंडस्ट्रीज़ क्या है उसको समझते हैं। बाद में आते हैं सेफ्टी के ऊपर। अब ये इंडस्ट्री का परिभाषा क्या हो सकता है, डिफिनेशन, क्योंकि जब तक डिफिनेशन नहीं समझेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो इंडस्ट्री बड़ा सिंपल चीज़ है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एनर्जी यूजिंग लेबर, कैपिटल, लैंड एंड टेक्नोलॉजी। ये इंडस्ट्री, उद्योग जो होता है, उद्यम जो होता है, उद्यम मतलब ये वर्ड बना है उद्यम, मेहनत से। अगर किसी को कहना हो ना कि बहुत मेहनती है तो कहिए उसको बहुत इंडस्ट्रियस है, एफर्ट से बनता है ये चीज़ें। तो ये एक ऐसा जगह है जहां पर एफर्ट लगा करके आप ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज और एनर्जी से। सिंपल। और इनके अंदर किन चीज़ों का यूज होता है, मतलब इनपुट क्या है इंडस्ट्री के अंदर? इनपुट बड़ा सिंपल है। इनपुट है लैंड, लेबर, कैपिटल, पैसा लगेगा, पूंजी लगेगा इसके अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगा इसके अंदर, एक मालिक भी होना चाहिए ना, एक फाउंडर डायरेक्टर भी तो होना चाहिए। शार्क टैंक पे आप देखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी भी लगना चाहिए, तभी जाकर के इसका आउटपुट आप निकाल सकते हैं। तो इंडस्ट्री ऐसा जगह है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पर इनपुट होता है ये सारे फॉर्म में और आउटपुट निकलता है प्रोडक्शन के फॉर्म में। ये हो गया इंडस्ट्री। साथ ही साथ इन इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या होता है, जैसे पहले मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मतलब माइनिंग, एग्रीकल्चर, तो उसको उस तरह का इंडस्ट्री नहीं माना जाएगा क्योंकि डायरेक्ट हम लोग नेचर से ले रहे हैं। तो चलिए, दूसरा है सेकेंडरी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, और टर्शियरी मतलब सर्विसेज। ये तीन सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जिसमें इंडस्ट्री जो आएगा वो सेकेंड वाले में आएगा। हाँ, लेकिन एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग इसको प्राइमरी इंडस्ट्री कह देते हैं कभी कभी, लेकिन वो इंडस्ट्री के एक्चुअल डिफिनेशन में फिट नहीं बैठता है प्राइमरी वाला, क्योंकि वहाँ का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट नेचर ने हमको एज इट इज़ दिया है, हम लोग उठा के बाहर निकाल लेते हैं, प्यूरिफिकेशन वगैरह करके काम कर लेते हैं। हाँ, उससे अगर कुछ गुड्स बनाएंगे एग्रीकल्चर से, मान लीजिए कि अगर आपने एग्रीकल्चर में गेहूँ लिया और गेहूँ को फिर फाइनली उसका आटा बनाया, प्रोसेस करके उससे ब्रेड बना रहे हैं, तो अब ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। लेकिन डायरेक्टली अगर आप एग्रीकल्चर में गेहूं उठा रहे हैं और लेके जा रहे हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ये सब अंतर है इंडस्ट्रीज में मोटा मोटा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां भी नहीं समझ, वैसे तो बहुत आसान चीज़ें मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन जहां भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप लोग उसको पूछ लीजिएगा वहीं पर चैट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सर्विसेज। ये सर्विसेज क्या है?
ये वो सर्विसेज है, मतलब सर्विस है जो कि बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं होगी, ये जाकर के प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन इनके वजह से इंडस्ट्रीज चलती हैं। ये बैंकिंग सर्विस है, ये मान लीजिए कि उस तरह का आपका कंसल्टेंसी का सर्विसेज है, ये टीचिंग सर्विसेज है। हर वो सर्विस जिसके वजह से बाकी का सारा एक्टिविटी चलता है, उसको हम लोग टर्शरी सर्विस कहते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इंश्योर करते हैं कि ये बाकी के मैन्युफैक्चरिंग के एक्टिविटीज़, प्रोडक्शन लाइंस वगैरह चलते रहें, वो सर्विस सेक्टर होता है। तो एक इंडस्ट्री एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्शन होता है, कुछ इनपुट्स लगता है, और ये पूरा का पूरा सेक्टर है इकोनॉमी का। साथ में इसके अंदर हमने क्या देखा कि 3 अलग अलग ऐसे ही सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। पहला है प्राइमरी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, दूसरा है मान लीजिए सेकेंडरी, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा है टर्शरी, जिसके अंदर सर्विसेज वगैरह होते हैं। तो ये बेसिक्स आपने समझा इंडस्ट्री का। कुछ और चीज़ें समझते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि अब इंडस्ट्री कितने टाइप का हो सकता है। अब क्या है, टाइप जब भी कोई पूछेगा तो उसके अंदर कई तरीके से कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। टाइप्स का मतलब क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशंस के लिए तो कई पैरामीटर हो सकते हैं। तो जैसे पहला पैरामीटर है नेचर ऑफ एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ एक्टिविटी, कि कैसा इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है। क्या हम लोग डायरेक्ट नेचर से ले रहे हैं, क्या हम लोग इसके अंदर कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या फिर कैसे काम कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे इंडस्ट्री 3 तरीके का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जो हमने पीछे देखा। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल। अब इंडस्ट्री का दूसरा कैटेगराइजेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि आपका कितना ज़्यादा प्रोडक्शन है। क्या आप एनुअल 5000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या आप एनुअली 5000 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या एनुअली आप कर क्या रहे हैं, कितना आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बेसिस पे आप देखिएगा तो एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लार्ज कंपनीज, महारत्न कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जाती हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन कॉटेज इंडस्ट्री हो सकता है जहां झाड़ू वाड़ू बनता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो सकता है थोड़ा एक स्टेप आगे, कपड़ा धोने का साबुन जो आता है ना गोल गोल, वो सब बन सकता है, फिनाइल बन सकता है। मीडियम एंड लार्ज, मीडियम में मतलब टेक्सटाइल का इंडस्ट्री हो सकता है, लार्ज में बने कोई भी किसी भी तरीके का इंडस्ट्री, बड़ा उद्योग जो है वो हो सकता है, हैवी इंडस्ट्रीज हो सकता है, स्टील जायंट्स हो सकते हैं। तो कई तरह स्केल ऑफ ऑपरेशन के आधार पे कंपनीज को अलग अलग किया, जैसे हैंडलूम है, एमएसएमई है, स्टील प्लांट्स हैं बड़े बड़े, जिंदल है, बहुत सारा है। ऑनरशिप के बेसिस पे जैसे कुछ ऐसे हो सकते हैं इंडस्ट्रीज जो डायरेक्टली ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल, जैसे जिंदल का मैंने नाम लिया, तो जिंदल उसके माने पूरे मालिक हैं 100% के, तो वैसी कंपनियों को यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पब्लिक कंपनीज होती हैं, कोई एक आदमी मालिक नहीं होगा, गवर्नमेंट उसका मालिक होती है। ठीक, तो अब जब गवर्नमेंट उसका मालिक होगी, गवर्नमेंट किसने चुना है, लोगों ने चुना है, इसलिए इन कंपनीज को पब्लिक कंपनी कहते हैं कि इनडायरेक्टली ये पब्लिक का है, हमारा है। लेकिन वैसा होता नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बात है कि पब्लिक का है, वो होता है सरकार के भ्रष्ट लोगों का, सरकार पूरा भ्रष्ट होता है क्योंकि। तो ये उन लोगों का कंपनी है और वो अपना जैसे, तो ऑनरशिप के आधार पे गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, जॉइंट कोऑपरेटिव भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर, जैसे मारुति उद्योग, ये अभी हाल फिलहाल का कंपनी 1990s में इसको लगाया गया था, ये कंपनी को 1980s 90s में ऐसे बनता था। उस समय मारुति एक कार आप बुक करेंगे, बुकिंग अमाउंट दे देंगे, उसके बाद आपका गाड़ी 8 साल लग जाएगा आने में, हैंड ओवर होने में। वो उस जमाने की बात कर, तो मारुति उद्योग लगाया गया था, वो प्राइवेट कंपनी थी और ज्वाइंट वेंचर था सरकार के साथ। तो उस तरह का ज्वाइंट वेंचर्स भी बनता है ना। कुछ कंपनियां ऑनरशिप के आधार पे कोऑपरेटिव्स भी होती हैं, जैसे इसके अंदर कोई एक मालिक या फिर सरकार मालिक ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर जितने लोग शामिल होते हैं, प्रोड्यूसर जो होता है वही ओनर होता है। जैसे मान लीजिए किसानों का एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, है ना, ढेर सारे उसमें किसान लोग हैं, वो जो भी प्रोडक्शन करते हैं, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई उसके अंदर हर आदमी का कुछ ना कुछ ऑनरशिप होता है। जैसे अमूल में जितने किसान जुड़े हुए हैं उन सब का ऑनरशिप कुछ ना कुछ है, सब लोग मालिक है उसका, कोई ऐसा नौकर नहीं है उसमें। तो कई चीज़ें कोऑपरेटिव्स भी चलती हैं। अमूल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स चला, जिसके अंदर
जो पैदा करता है, जो प्रोडक्शन करता है, वही मालिक होता है ना। अब कुछ कंपनियां होती हैं एंड प्रोडक्ट्स, जो उनका फाइनल आउटपुट है उसके आधार पे भी अलग हो, जैसे बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स मतलब यूज्ड बाय ऑल पीपल। कंज्यूमर गुड्स, ये भी ऑल पीपल। बेसिक गुड्स मतलब जैसे कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो गया जो कुछ कॉस्मेटिक है या जो भी चीजें घर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं या आसपास जो दिन दुनिया की चीजें, वो है कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स बहुत ज्यादा, जैसे ब्रिज है, जैसे कोई बहुत बड़ा मशीनरी है, प्लांट है, ये सब कैपिटल गुड्स हैं जिनके अंदर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है। जैसे हाईवे भी एक सामान है लेकिन वो कैपिटल गुड्स है, उसको बनाने में हजारों करोड़ रुपया लगेगा। फैक्ट्री बनाने में हजारों करोड़, ब्रिज बनाने में, डैम बनाने में, ये सब जो गुड्स हैं ये सब कैपिटल गुड्स हैं। इसके अंदर प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा नहीं देखने को मिलती हैं, इसके अंदर सरकारी कंपनियां ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कैपिटल गुड्स, है ना। तो एंड प्रोडक्ट क्या है, एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए सीमेंट का, सोप का, मशीनरी का, और ऊपर वाले का एग्जाम्पल हमने देखा सेल, रिलायंस, ये सब सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरह से इंडस्ट्री के अंदर माने इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन किया गया है। इतने तरह के इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। बेसिक चीज़ों में और क्या चीज़ें हमें सीखना चाहिए, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज। चलिए अभी समय कितना हुआ है हमारा, 6:40। तो ये वाला टॉपिक हम लोग सिर्फ कवर करके आज के लिए वाइंड अप करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही पहले उसको कवर करेंगे हम लोग, ठीक है, ज़्यादा उसमें भागेंगे नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हुए, और नया ही कोई कोर्स होता है ना तो उसमें थोड़ा सा, यस फिशिंग विल बी प्राइमरी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्टिविटी। यस, फिशिंग इज ए प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज वट एवर रिसोर्स जो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं वो डायरेक्टली हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी। यस, ये सवाल था, पूछ लीजिए आप। सॉल्व्ड। फिशिंग जो होगा वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए एनीवे, किसी को टफ तो नहीं लग रहा, आसान लग रहा है ना। ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जाएंगे उन सब चीज़ों में, बहुत इजी लगेगा आपको। चलिए, मेरा काम है आपके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाना, ये नहीं कि टफ बनाना। तो मैं वैसे ही शुरू कर रहा हूँ कि ऐसा लगना चाहिए आपको कि ये तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, कोई नया चीज़ नहीं है। यस, फिशिंग इंडस्ट्री तो भी क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल। अब जब स्केल पे आएगा तो फिर तो स्केल वाले कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे दुनिया भर में फिशिंग ग्राउंड्स कहाँ होते हैं, फिशिंग ग्राउंड वहाँ होते हैं जहाँ समुंदर के अंदर में वार्म करंट कोल्ड करंट से मिलती है। वहाँ पर पानी क्या होता है, ल्यूक वार्म वाटर हो जाता है। तो जैसे कनाडा में देखेंगे फॉकलैंड, वो सब जो जगहें हैं उन जगहों पे गर्म पानी, जो वार्म करंट है वो ठंडे से मिलता है, तो पानी ल्यूक वार्म रहता है, तो वहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री पनपती है। अगर मान लीजिए कि अगर आप देखें दूसरे तरीके से कि जो जिन जगहों पे अपवेलिंग होता है पानी का, उन सब जगहों पे फिशिंग इंडस्ट्री पनपती है। तो डिपेंडिंग ऑन स्केल, फिर तो स्केल का मामला हो जाएगा। अगर आप इसको कर रहे हैं कि ईयरली टर्नओवर आपका 5,000 करोड़, बहुत बड़ी शिपिंग फिशिंग की कंपनी है, तो होगा। फिर जैसे आप जापान चले जाएंगे तो जापान के अंदर इस तरह का सी फूड का कल्चर है, तो जापान के अंदर वेल मारने वाली कई सारी कंपनियां हैं, तो उनका एनुअल टर्नओवर के आधार पे उनको आंका जाएगा। सेक्टर्स के आधार पे, एक्टिविटी के आधार पे तो प्राइमरी सेक्टर ही रहेगा ना, समझ रहे हैं। मतलब यहां जो हमने पीछे कैटेगराइजेशन देखा, सेक्टर एक्टिविटी के आधार पे तो प्राइमरी रही, लेकिन स्केल के आधार पे वो हो सकता है बड़ी कंपनी हो जाए, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। चलिए, तो अब आ रहे थे हम लोग कि इवोल्यूशन क्या रहा इंडस्ट्रीज का, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जैसा मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि ये सब शुरुआत होता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। आप देखिए ये मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से लेकर के 1799 के बीच में हो जाएगा 18th सेंचुरी। तो 1760 ये है मिड ऑफ 18th सेंचुरी। तो इंडिया में भी अंग्रेज हैं और यहाँ पर आकर के वो लोग जाकर के यहाँ के लोकल रूलर से सत्ता छीनने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए वो अलग मामला है। हम लोग को यहाँ पे क्या देखना चाहिए कि इस समय एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने मैकेनाइजेशन किया था, सीड ड्रिल बना, हॉर्स हो बना, बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर उन्होंने, मैंने मल्टीपल क्रॉपिंग का उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी हुआ ब्रिटेन के अंदर में, और
साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ ब्रिटेन के अंदर में, दोनों चीज़ें साथ में हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे उन्होंने स्पिनिंग जेनी बनाया, फ्लाइंग शटल बनाया, बहुत सारे चीज़ें बनाई जिसके वजह से मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन हो पाया, माने प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ उनका। तो ये जो है ना पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1760 से 1840 के बीच में, जिसके अंदर स्टीम इंजन यहाँ तो नहीं है, हाँ, लेकिन क्योंकि डेट आ गया 1840 तो लगभग 1770s के टाइम पे स्टीम इंजन आ गया था। स्टीफेंसन ने उसको बनाया था, जेम्स वाट ने उसको रेलवे में खाली यूज कर दिया था, ठीक है ना। इंजन का आविष्कार जो है स्टीफेंसन के नाम पे। तो स्टीम इंजन आ गया, टेक्सटाइल आ गए, कोयला जलाना शुरू हो गया, कोल का प्रोडक्शन, माने कोल एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, ये भी शुरुआत हो गया इस समय। ये वो समय था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर इसका पिक्चर्स वगैरह देखें उस जमाने का तो कुछ ऐसा पिक्चर्स नजर आएगा। जैसे पहले तो ये है, इस पे मैं आता हूँ, पिक्चर्स में पहले दिखाता हूँ कि जैसे ये देखिए, ये पहले वाले ज़माने का स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, ये सब जो डिवाइसेस इन लोगों ने बनाया था, जिसके वजह से ये जो बॉबिन्स है ना इसके ऊपर, मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस ये है कि रॉ वूल मिलता था गांव वालों को। ये जो मर्चेंट्स थे वो कच्चा ऊन दे देते थे, उस कच्चे ऊन को वो लोग अलग अलग मेथड से प्रिपेयर करके फाइनली धागा बनाए, ये धागे से फैब्रिक बनेगा। तो ऊन देते थे, कॉटन देते थे, वो सब चीज़ें होंगी यहाँ पे, इनसे सामान बनता था, मतलब टेक्सटाइल बनता था। उसको उन्होंने कैसे ऑटोमेट कर दिया कि अब इसके अंदर मान लीजिए एक ही साथ मल्टीपल थ्रेड्स बनाए जा सकते हैं। एक आदमी जो एक चरखे टाइप का लेकर के एक धागा बनाता था, अब इस मशीन पे वैसा वैसा हजारों धागा एक साथ बनता है, मास प्रोडक्शन। तो इन्होंने जो ये मैकेनाइजेशन किया है, यही वाला पहले वाले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मामला है। अब इसके अंदर जो काम करने वाले ये लोग हैं, ये जो लेबर है, ये एक समय माने इससे कुछ समय पहले ये लोग किसान हुआ करते थे। इनको जमींदारों ने क्या किया है, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो गया है, तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के टाइम पे जमींदारों ने लैंड को बड़ा बड़ा अपना पट्टा बना लिया। वो लोग जो रेंट पे थे उनको सबको भगा दिया है, वही सब लोग आकर के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो रहा, इस समय सेफ्टी वेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं था, क्योंकि उस तरह का खतरनाक मशीनें नहीं थी, माने हादसा नहीं होता था। जो भी होता था वो लेबर के ऊपर ब्रुटैलिटी होता था, इनको मारा पीटा जाना, बच्चों को मारा पीटा जाना। इसके अंदर मान लीजिए ग्रीसिंग कराना है तो बच्चों का हाथ पतला होता है, वो मशीन में घुसता है आराम से, तो वैसे वैसे बच्चों का अत्याचार, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ज़्यादा था, सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना। तो ये हो गया पहले जनरेशन के इंडस्ट्रीज। अब आते हैं दूसरे जनरेशन के इंडस्ट्रीज, जो सेकेंड इनका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ, जो यहाँ भी लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा है कि जो सेकेंड वाले आए 1870 से लेकर 1914, माने पहले वर्ल्ड वॉर तक। हमेशा आप देखिएगा ये है पहला वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिसिटी आई, असेंबली लाइन, हेनरी फोर्ड का नाम आप सुनेंगे। हेनरी फोर्ड ने वहाँ जो इंडस्ट्री बनाई थी, वो अचानक सक्सेस क्यों उनको मिला था हेनरी फोर्ड को, उसके लिए बड़ा एक फिल्म भी है, फोर्ड वर्सेस फरारी। मेरे ख्याल से आपने देखा है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो देखा है। फोर्ड वर्सेस फरारी में देखिएगा, हेनरी फोर्ड के शायद बेटे के ऊपर, बेटा है या पोता है ध्यान नहीं दिया मैंने, तो उसके ऊपर कहानी। हेनरी फोर्ड वही थे जिन्होंने अपने प्लांट के बाहर अपना एक स्टैचू लगवा लिया था कि जब भी किसी को गुस्सा आया ना तो हमको जूता निकाल के मारना मेरे स्टैचू को। हेनरी फोर्ड वैसे आदमी थे, वो दिवालिया भी हो गए थे कई बार। तो हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का शुरुआत किया था, इसलिए जो उन्होंने मॉडल टी ये सब बनाते थे उस समय, इस वजह से थोड़ा सा डेवलपमेंट। तो असेंबली लाइन का आविष्कार हेनरी फोर्ड का किया हुआ है कि एक गाड़ी होगी, वो गाड़ी मूवमेंट करती रहेगी और सब लोग उसके ऊपर पार्ट्स लगाते जाएंगे एक खास टाइम ड्यूरेशन के अंदर में, फिर वो गाड़ी आगे मूव कर जाएगी। उसका अगर पिक्चर देखें, आप देख भी चुके होंगे, दो पिक्चर्स में मैंने उसको रखा है। जैसे एक है आपका ये, जब इलेक्ट्रिसिटी क्या मैंने ये हो रहा है, ये पेंटिंग है बेसिकली, स्केच है, जब इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर जन्म हो रहा है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है 1870 से लेकर के 1914 के बीच में। और दूसरी तरफ ये जो असेंबली लाइन है, यही फोर्ड का असेंबली लाइन है जिसके ऊपर कुछ काम चल रहा है। आप देखिए कि ये एक मूवमेंट होता जाएगा और नए नए पार्ट्स इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। आप डिस्कवरी चैनल वगैरह देखिएगा तो बहुत सारे सुपर कार्स या बहुत सारे उनका असेंबली लाइन भी देखिए। बहुत सारे सुपर कार तो हाथ से बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे सुपर कार ऐसे होते हैं जहाँ पे असेंबली लाइन पे वो बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। ऑडी या BMW सब असेंबली लाइन पे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आप देखिए सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, असेंबली लाइन, चेंज हो गया मेथड, नया नया इंडस्ट्रीज डेवलप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप, ये सब। तीसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थर्ड,
थर्ड वाला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो किस क्षेत्र में हो रहा है? जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका जब यहां पे आविष्कार शुरू होता है। ये जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का भी 1970 से चला आ रहा है, हमारे हाथ में अब आया है 5G वगैरह पिछले 4-5 साल में, अदरवाइज ये बहुत पहले से। तो तीसरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब बहुत पावरफुल ट्रांजिस्टर्स बन गए थे, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा दुनिया चलता है ट्रांजिस्टर के ऊपर। अगर ट्रांजिस्टर सिग्नल्स जो आप देते हैं, बेसिकली सिग्नल का कन्वर्जन कितना ज़्यादा तेजी से हो सकता है, बाइनरी कन्वर्जन, उसी के ऊपर पूरा इंडस्ट्री टिका हुआ है, रफ्तार टिका हुआ है। खैर अब तो ज़माना क्वांटम का आ गया, अब है ना, अब क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं, और अगर क्वांटम कंप्यूटर को AI से जोड़ दिया जाए तो आज तक जितना भी चीज़ हुआ है, माने इंसानियत ने किया है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर वो चीज़ करके दे सकता है आपको 10 मिनट के अंदर में, है ना। देखिए क्वांटम कंप्यूटर ऐसा चीज़ है कि जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा ना, मेरे ख्याल से ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर नाम मैं भूल गया उसका, फ्रंटियर या ऐसा कुछ और भी कुछ नाम एडवांस आ गया उसका, 400-500 पेटाफ्लॉप पे काम करते हैं। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं जो बड़ा फास्ट काम करते हैं, पेटाफ्लॉप पे 10⁻15 के रफ्तार पे उनका कंप्यूटिंग का स्पीड नापा जाता है, कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस वो परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर नापा जाता है। तो ये जितने सुपर कंप्यूटर हैं, मान लीजिए दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर या फिर एक क्वांटम कंप्यूटर किसी ऑपरेशन को 10 मिनट लगाता है करने में, 10 मिनट, तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो होगा उस काम को करने में 27,000 साल लगा देगा। ये आंकड़ा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स चलते हैं क्वांटम लेवल पे, वो बाइनरी डिजिट्स पे नहीं चलते हैं, उनके अंदर 0 1 दोनों आउटपुट एक ही साथ आ सकता है। खैर मैं आपको उसमें नहीं लेके जा रहा हूं कि वो चीज़ें क्या है, मैं बस एक कंपैरेटिव इवोल्यूशन आपको समझा रहा हूं कि धीरे धीरे चीज़ें जो है ना अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में किस स्केल पे पहुंच चुकी हैं। ये सब होने में सोचिए कितने दिन का समय लगा इंसान को। ये यूनिवर्स बना 13.8 अरब साल पहले, 13.8 बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम बना, लगभग 3 बिलियन साल पहले यहाँ पे स्पीसीज के अंदर जीवन आया, माना जीवन आया यहाँ पे। 2 बिलियन साल पहले फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया ने कुछ खाना बनाया और मौका मिला नेचर के अंदर में और भी स्पीसीज को पनपने का। नए नए स्पीसीज आना शुरू हुए, 600 मिलियन साल पहले मछली आया, चिड़िया आया, रेप्टाइल्स आया, वो सब कुछ आते गए आते गए। इंसान इस पूरे सीक्वेंस में सबसे बाद में आया है, लगभग 18 लाख साल पहले, और जब वो आया था उस समय वो होमिनिड स्पीसीज था। जो ये मॉडर्न होमोसेपियंस है तो मात्र 70,000 साल पहले से। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो बाइपेडलिज्म करके ये लोग आगे आए, तो उसमें जो होमोसेपियन सेपियन है, जिसको हम लोग समझदार इंसान बोलते हैं, वाइज मैन, ये तो सबसे नया है, 70,000 साल से। इसने वाइप आउट कर दिया बाकी सारे ह्यूमंस को और आज दुनिया का राजा बन के बैठे। इतने दिन से ये सब कुछ चला और मात्र देखिए 1760 में से सब कुछ हुआ और 300-400 साल के अंदर इंसान क्वांटम कंप्यूटर बना के बैठा हुआ है ना। वही मैं कह रहा था कि इंसान AI बना के बैठा हुआ है। AI से ये काबिलियत है कि AI, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं समय के ऊपर डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, थर्ड वाला IT, ट्रांजिस्टर्स जब बने पावरफुल और कंप्यूटिंग का रफ्तार बढ़ गया। फ्लॉपी जहां हम लोग यूज़ करते थे शायद उसमें 512 KB 50 KB ऐसा स्पेस होता था। आज तो पेन ड्राइव आता है 200 164 130 कितना GB 128 GB, इतना GB का पेन ड्राइव आने लगा है ना। आप देखेंगे 2 TB 4 TB 5 TB इसका तो हार्ड डिस्क आता है आजकल। तो वो जमाने तक पहुंचने में हम लोग को इतने समय लगा। अब जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है प्रेजेंट टाइम से, जिसमें AI, इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स तो ओल्ड कंसेप्ट हो गया, रोबोट्स को अब कौन पूछता है। अब तो रोबोट्स के अंदर AI लगा के उनको इंसान बना दिया गया है ना। अगर सारी चीज़ों का एक हम लोग कॉम्प्लेक्स ये देखें तो अब रोबोटिक्स का ज़माना है, AI का ज़माना है, वो सब चीज़ों का ज़माना है। यहाँ से शुरू हुआ था जर्नी हमारा इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ इंडस्ट्री आई, फिर यहाँ इंडस्ट्रीज़ ऐसा हो गई। कंप्यूटर्स पहली बार बन के आए, एक कमरे के साइज़ का पूरा कंप्यूटर बनता था, एडुवैक, ENIAC, ये सब नाम से पूरा कमरे का साइज़ होता था। धीरे धीरे कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता गया, एप्पल कंपनी आई, वो सब कंपनी आई, IBM आया, ना जाने कितना चीज़ें हुई। इंडिया के अंदर TCS आया, इन्फोसिस आया,
और आज हालत ये है कि जैसे आप देखिएंगे ना कि ये पूरे फ्लोर पे ये ऑटोमेटिकली ये सब एआई से काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना भी मूवमेंट इनको करना है, सामान का इधर उधर करना है, ये सब मूवमेंट चाइना के फैक्ट्री फ्लोर्स पे हो रहा है एआई से द्वारा। अमेजन का पूरा वेयर हाउस एआई रोबोट संभाल रहे हैं, है ना। उनको पता है कि इसका बार कोड ऐसा है तो गलत भी दिख सकता है। मान लीजिए किसी को इधर से उधर पहुंचाना है, इनका ऐसा ऐसा वेयर हाउस होगा कि इसका मैनेजमेंट करने के लिए एक पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का पढ़ाई चाहिए, है ना। तो उनमें कितना चीज़ें हो रही, तो इंडस्ट्रीज का स्वरूप अब बदल गया है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो कि एक समय ना के बराबर थी, सिर्फ जो ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार होता था उसको कंसिडर करते थी, आज इंडस्ट्रियल सेफ्टी का स्वरूप भी बदल गया है, आज इसका रूप बदल गया है। तो मैंने ये इवोल्यूशन आपको सिर्फ इसलिए समझाया कि थोड़ा इंडस्ट्रीज से आप रूबरू हो जाइए कि इंडस्ट्रीज हर समय काल में, हर पीरियड में एक ही जैसा नहीं हुआ करता था, तो सेफ्टी का इश्यूज भी एक ही जैसा नहीं हुआ करता था। और अब जो इंडस्ट्रीज हो गई हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज, एक बार उन पे नजर डाला जाए तो वो कैसी हैं। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, कैसे होते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज। पहला कि इनका जो प्रोडक्शन होगा लार्ज स्केल होगा। पावर प्लांट है तो कई मेगावाट्स में प्रोडक्शन होगा, रिफाइनरी है तो कई गैलन्स पर डे ये लोग निकाल देते हैं, हजारों लाखों। टेक्नोलॉजी से इनका इंटीग्रेशन होता है, जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब यही है, जहां भी ये वर्ड दिखे, इसको प्रौद्योगिकी कहते हैं हिंदी में, लेकिन हमें तो हिंदी से मतलब नहीं है प्रौद्योगिकी, लेकिन जानना जरूरी है। टेक्नोलॉजी ऐसा कोई भी टेक्निक जो ह्यूमन काइंड के भले के लिए यूज में लिया गया हो, ऐसा कोई भी टेक्निक जो ह्यूमन काइंड के भले के लिए हो, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये टेक्नोलॉजी है, इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। अभी मैं एथिक्स वगैरह को नहीं देख रहा हूं, ठीक है, इनका एथिकल पार्ट भी अलग होता है, जिसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नेचर में हम लोग सिर्फ ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। नेचर के अंदर जिंदगी है, ये सोच के काम करना चाहिए हम लोगों को, इसको कहते हैं डीप इकोलॉजी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी। टेक्नोलॉजी का बेसिक सा मतलब कि टेक्नोलॉजी वो चीज है जो इंसान के भले के लिए होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम लोग एटम के न्यूक्लियस को यूज करके, मैंने एटम के न्यूक्लियस के अंदर बॉम्बार्डमेंट, न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करके, उसका फिजन करके ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मैंने हीट बनाते हैं, उस हीट से पानी गर्म होता है, वो पानी गर्म पानी से स्टीम जनरेट होता है, स्टीम से फाइनली हम लोग टरबाइन घुमा के बिजली बनाते हैं। ये चीज़ें कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है ये इंसानियत के भले के लिए है। लेकिन कहीं पर भी मैंने किसी किसी किताब में या किसी किसी जगह पर मैंने ये लिखा हुआ देखा है कि न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी। पहली बात तो ये कि वेपन टेक्नोलॉजी नहीं होता है, वेपन जो होता है मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इनहेरेंट डेफिनेशन यही है कि ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को लेके आता है। टेक्नोलॉजी कभी नेगेटिव चीज़ को नहीं लेके आता है। हाँ, हम लोग जब इसका मिसयूज शुरू करते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी का जब हमने मिसयूज शुरू किया, बॉम्ब बना लिया, दैट इज मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। तो टेक्नोलॉजी का मतलब वो चीज़ें, अब जैसे कोई बायोटेक है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब लिविंग बींग्स का यूज़ करके हम कोई इंसानियत के भले के लिए कोई प्रोसेस बना लेते हैं, कोई डिवाइस बना लेते हैं, तो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी। आपने मान लीजिए वैक्सीन बना दिया, लिविंग बींग्स को यूज़ करके आपने वैक्सीन बनाया, आपने लिविंग बींग्स को यूज़ करके आपने मान लीजिए इंसुलिन बना लिया, आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिससे आप जान बचा सकते हैं लोगों का। लेकिन उसी लिविंग बींग्स को यूज़ करके किसी ने मान लीजिए वायरस बनाया है, डेडली वायरस, तो क्या उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे, बायोटेक कहेंगे? नहीं, उसको ये कहेंगे कि इसने बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज किया है। चलिए खैर, तो अब जो है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है हर स्तर पे, हर प्रोसेस पे, प्लानिंग के स्टेज से लेकर के एग्जीक्यूशन और क्वालिटी कंट्रोल के स्टेज पे, हर स्टेज पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसान किया हुआ है। साथ में जो सप्लाई चेन है वो ग्लोबल लेवल पे है, वो ऐसा नहीं कि रीजनल एरिया में भी उनका, जैसे होता है ना कि एग्रीकल्चर का क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज दोनों खराब है भारत देश में। किसान फसल उपजा तो सकता है, लेकिन उस फसल को डायरेक्टली लेकर के मार्केट नहीं पहुंच सकता है, ये दिक्कत है। या डायरेक्टली लेकर के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसको उतना मुनाफा नहीं मिलता है। लेकिन
जो अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो सप्लाई चेन का सिस्टम है ग्लोबल है, वो रीजनल भी नहीं है, छोड़ दीजिए, वो ग्लोबल लेवल पे आपको दुनिया भर में, अब हम लोग जहाँ भी, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है किसी भी चीज़ का, है ना, जब बहुत सारे लोग एक्सपोर्टर होते हैं, तो अब किसी ने मान लीजिए यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया कोई भी चीज़, मान लीजिए क्या कहें उसको, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मान लीजिए किसी ने एक्सपोर्ट किया, किसी ने कोई फल एक्सपोर्ट किया। अब ये चाहते हैं कि हमारा फल वहाँ बिके जहाँ पर दुनिया में वाकई जरूरत है, गल्फ कंट्री में बिके, जहाँ पर फ्रेश फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल ये सब नहीं होता है, वहाँ पहुँचे, वहाँ का प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ ला के बेचें। तो जहाँ पे एक्चुअल डिमांड है उस जगह पे पहुँचने के लिए सप्लाई चेन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, और जो कि हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन्स उस तरह का क्रिएट हो चुका है। साथ ही साथ कैपिटल इंटेंसिव एंड स्किल इंटेंसिव हो गए हैं सारे के सारे मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। अब छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलता है। अब आप हार्डली देखेंगे कोई ऐसा है जो ज़ीरो से काम शुरू कर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है और फिर ज़ीरो से पैसा कमा ले रहा है, वैसा नहीं होता है। अब इन्वेस्टर्स का ज़माना है, आपको छोटे स्केल का भी कंपनी खोलना है, इन्वेस्टर चाहिए फिर उसके लिए। नहीं तो अब के ज़माने में एक स्टार्टअप जिसने ज़ीरो से बिजनेस बनाया वो नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए कि ज़ीरो से आप कर क्या सकते हैं। एक मान लीजिए आपको टेक्सटाइल बनाना है तो उसमें कम से कम 25-30 टेक्सटाइल बर्बाद भी तो होगा ना बनाने के पूरे प्रोसेस में, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो अब इन्वेस्टर हर स्टेज पे लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है सेम निश के ऊपर। तो यहाँ पर ये मामला हो गया कि अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है अगर वैसा उद्योग करना है। अदरवाइज हो सकता है कोई उद्योग ऐसा भी हो जहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में हो गया हो, मैं उसको नहीं नकार रहा हूँ, या किसी ने इनोवेटिव आइडिया लगाया, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर लिया, उसने किसी ने बेच लिया प्रोडक्ट। लेकिन ज़्यादातर एक अगर मान लीजिए कहा जाए कि कन्वेंशन के टर्म्स पे, कन्वेंशन मतलब एक जो एक्सेप्टेड नियम कानून होता है उसके टर्म्स पे देखें तो कैपिटल इंटेंसिव है और स्किल इंटेंसिव। बिना स्किल के अब काम नहीं होने वाला है, इसके अंदर अब नॉर्मल स्किल से काम नहीं चलने वाला है, इसके अंदर हाईली स्किल्ड चाहिए आदमी। एनर्जी इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है। एआई का आप सुनते ही होंगे हमेशा कि एक टोकन जनरेट करनी, आपने एआई में खाली हाय लिख दिया, थैंक यू लिख दिया, इसके लिए कितना ज़्यादा एआई का पावर कंजम्पशन हो जाता है। ऐसा आपने बहुत बार सुना होगा कहते हुए, सैम अल्टमैन को कहा होगा चैट जीपीटी वाला, या फिर कोई भी एआई वाला कह रहा होगा आपको जो एआई कंपनी का मालिक है, कि अब एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और इन नियर फ्यूचर 5 साल के बाद ये जो एआई आप देखेंगे तो हर बच्चा एआई यूज़ कर रहा होगा। अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन अभी एआई उस लेवल का है नहीं, ठीक है। ये देखिए एआई क्या है ना, वो कभी भी उस लेवल का नहीं बन पाएगा कि आपको रिप्लेस कर लिया। दिमाग आपको अपना ही चलाना पड़ेगा क्योंकि एआई के अंदर जीवन नहीं है। जीवन कुदरत दे सकता है, इंसान का औकात नहीं है कि जीवन दे देगा किसी चीज़ को, नहीं तो फिर तो भगवान हो जाएगा वो। तो वो जीवन विवन ये सब जो मेटाफिजिक्स है वो मशीनों में कभी नहीं आ सकता है। हाँ, मशीन प्रोग्राम हो सकता है, वो टर्मिनेटर बन सकता है, ये मैं मानने को तैयार हूं कि मशीन को आपने एकदम अर्नोल्ड बना दिया टर्मिनेटर 2 वाला, लेकिन मशीन कभी अपने स्वतः वो उस तरह के जीवन से या उस तरह के लाइफ के मैनिफेस्टेशन को नहीं कर पाएगा जैसा इंसान कर सकता है, और इंसान हराएगा ही एक दिन। तो एआई जो है ना ये ऐसा हो जाएगा कि आपके काम को और एनहेंस करेगा एआई, ठीक है। आप जो भी फील्ड में हैं, आप कोडिंग के फील्ड में हैं तो अब आप क्या है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा कोड लिख सकते हैं, ये कर देगा। आप किसी और फील्ड में हैं तो उसको थोड़ा एनहेंस कर देगा, फोटोग्राफी स्किल है तो एनहेंस कर देगा, लेकिन स्किल आप ही को लगाना होगा सारी चीज़ें। और सॉरी, एनर्जी जो है एनर्जी इंटेंसिव, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और भी ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन, और हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे, इवॉल्व करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करते जाएंगे। एनर्जी इंटेंसिव विथ राइजिंग एनवायरमेंटल कॉस्ट, कि अब ये जो एनवायरमेंट है विद इन नेक्स्ट 100 ईयर अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार पे रहा, अभी ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और 100 साल में मान लीजिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर जाता है, 1/6 ऑफ मरीन स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। और नेचर के अंदर ये जो फूड चेन का सिस्टम है, जब वो खत्म होंगे तो बाकी स्पीसीज भी खत्म होंगे। जब ओशन के अंदर जीवन खत्म होगा, ओशन का पूरा जो पानी वानी है ना ये सब डैमेज हो जाएगा, और फिर फाइनली आपको ही पता है कि एक चीज़ खत्म होने से फिर दूसरे पे असर आएगा ही आएगा, हम भी मरेंगे उसमें। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको रोकना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तभी जा करके कि इसके वजह से क्या बढ़ेगा, एनवायरनमेंट का कॉस्ट बढ़ेगा, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का कॉस्ट बढ़ेगा।
हर चीज़ होगी। तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के कैरेक्टरिस्टिक हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मॉडर्न इंडस्ट्री अब किस रूप में दिखते हैं, अब ये है मॉडर्न इंडस्ट्री, है ना। ये एक रिफाइनरी का पिक्चर है, क्योंकि रिफाइनरी में मैंने बहुत टाइम बिताया, 2-2.5 साल मैंने काम किया रिफाइनरी में, तो इनको मैं खूब अच्छे से समझता हूँ। इसके अंदर का हर जगह पे ऐसा है कि जो एयर क्वालिटी है, एम्बियंट एयर क्वालिटी है, वो सही नहीं है, आप सांस नहीं ले सकते हैं। और इसके बाहर भी यही दिक्कत है। हैज़ार्ड अपने आप में इतना है कि एलपीजी यूनिट में एक बार आग लगा 2002 में, मेरे ख्याल से बीपीसीएल में मैं था, तो भारत पेट्रोलियम एलपीजी यूनिट में एक बार आग लग गया बॉम्बे में, और वो कई महीनों तक वो आग जलता रहा, है ना, क्योंकि उसको बुझाने के लिए कुछ नहीं। और मेरे रहते रहते बिजली गिरा था डीजल स्टोरेज टैंक पे, जो एकदम समुद्र के किनारे है, वो सब मैं दिखाऊंगा आगे चल के कभी ना कभी, हैज़ार्ड्स के बारे में जब बात करेंगे। तो डीजल स्टोरेज टैंक पे बिजली गिर गया, डीजल के टैंक में आग पकड़ लिया। तो मेरे रहते रहते 15 से 20 दिन लग गया था। मुंबई के पूरे फायर ब्रिगेड के जितने भी लोग थे सब पहुंच गए थे वहाँ, समुद्र का पानी कंटिन्यूस मार, लेकिन आग नहीं बुझा पाए थे। तो अपने आप में ये सब हैज़ार्ड्स भी बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट का भी पॉल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो चलिए, जितना हमने शुरू किया आज हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दिन में बहुत ज़्यादा फीड दिमाग में नहीं होना चाहिए। और ये कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम नहीं कि आपको 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अपने जॉब के साथ आप डेली 3 घंटे 2 घंटे इसमें दीजिए, इंटरेस्ट लेने का चीज़ है। आपको देखिए आज के क्लास के डिस्कशन का, आप देखिए मैंने आपको एक थोड़ा सा रेंज बताया है ना, डिस्कशन में कोशिश किया आपको एक रेंज बताने का, कि थोड़ा सा ना दिमाग को बस थोड़ा सा वाइड करने की ज़रूरत है ना। इसको दिमाग को नैरो नहीं करना है कि बस हम इंजीनियरिंग और उस चीज़ पे लगे रहें, कि हमको मशीन डिज़ाइन पर, जैसे हमारा क्या था, सारे सब्जेक्ट को हम लोग साइलोज में समझते थे कि मशीन डिज़ाइन 1 फिर मशीन डिज़ाइन 2, अब इन दोनों को आपस में कोई मतलब नहीं, ऐसा मान के चलते थे। ये सेमेस्टर पार हो गया, अगले सेमेस्टर से मतलब नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पे एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है, इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है, हर चीज़ से, पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। ये वैसे चीज़ों में अब आपको देखना है। जब भी जेपीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज जब एग्ज़ाम लेती हैं, इनके एग्ज़ाम्स का नेचर ऐसा होने लगता है, ख़ास तौर पे जब रिटन एग्ज़ाम्स होता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का है थोड़ा सा उसको भी समझेंगे, जो चीज़ें टेक्निकल लेवल का है उसको भी समझेंगे, कि मिक्स बना के, और रिटन फॉर्मेट के वजह से ऐसा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए एक्सपर्टीज़ लगेगा। एमसीक्यू बनाना होता तो मैं आता और ये 1 महीने में मैं पढ़ा के आपको ख़त्म कर देता सारा टॉपिक। ये सिलेबस 1 महीने का सिलेबस है ये एमसीक्यू के हिसाब से, और रिटन के हिसाब से 6 महीने का, बस इतना ही अंतर है। एनीवेज, तो हम लोग आपको मिलेंगे कल सेम टाइम पे। वीक में 5 डेज़ ही हम लोग क्लास रखेंगे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और 2 दिन जो है आप असाइनमेंट्स वगैरह बनाइएगा, भेजिएगा, भेजते रहिएगा, लिखते रहिएगा। लिखना आपको जो है ना शुरू से बरकरार रखना है। एक बार असाइनमेंट आपने पहुंच गया आपके पास, लिखना शुरू कीजिए एकदम बिगिनिंग से, ठीक है। उसको अंत में जाकर के लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, तो फिर लिख ही नहीं पाइएगा।